जय हिंद डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टडी करने वाले फ्यूचर टेंस के। तो थोड़ा ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। काफ़ी दिनों बाद आज मैं फिर फ्यूचर टेंस लेकर के आया हूँ और आई होप आप लोगों को फ्यूचर टेंस ऐसे तरीके से बताऊँगा कि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसके पहले की भी बहुत से वीडियो मेरा है, कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे वीडियो को देखें ताकि इंग्लिश का जो स्टडी है आपका बेटर से बेटर हो सके। ओके, अगर कहीं से भी मेरे वीडियो में कहीं से भी आपका अगर ऐसे प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है या यहाँ पे टॉपिक ऐसे कैसे हो गया, तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो चलिए हम लोग पॉइंट पे आते हैं। फ्यूचर टेंस हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्यूचर टेंस होता क्या है। फ्यूचर टेंस का हिंदी क्या होता है? तो भविष्य काल। ठीक है, एक्चुअल में फ्यूचर टेंस भाई भविष्य बताने वाले की बात कर रहा है। तो भविष्य कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। ठीक है, भविष्य कोई नहीं जानता है। ये तो सब कहावत टाइप की है भाई, वाक्य अब मेरे सामने आ गया तो हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर भी हम लोग स्टडी कर ले रहे हैं इसका। फ्यूचर जो भी है पूरा आप प्रेजेंट में रहोगे तभी बोलोगे। ऐसा नहीं कि जैसे कि आज का जो डेट है, इस डेट वाली बात हम क्या कर ले, कल बोल ले रहे हैं और आज फील कर रहे हैं। ऐसा कभी हो पाएगा? कोशिश करो ना, नहीं हो पाएगा। पूरा प्रेजेंट में ही है। प्रेजेंट में जो कहोगे उसी बात को ये सोच रहे हो कि पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, संभवतः ये हो सकता है, ऐसे नहीं कर रहे हो। और क्या है? कुछ नहीं। ठीक है, चलो। तो ये होता है क्या है, फ्यूचर टेंस एक्चुअली 4 टाइप्स होते हैं इसके, यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? इंडिफिनिट। ठीक है, इंडिफिनिट। दूसरा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही होगा। देखो, टेंस के यही भेद ही होते हैं भाई, चाहे फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो। जितने भी मतलब फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट, 3 प्रकार के टेंस जानते हो ना? तो 3 प्रकार में इन तीनों के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस मैं राइट किया हूँ। जैसे ये वाला परफेक्ट है और ये वाला कंटिन्यूअस, दोनों को मिला करके यहाँ राइट हुआ है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं टेंस। अब इन चारों के सेंटेंस कैसे होते हैं? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव भी डबल होता है। ये पूरा स्टडी हम लोग इसमें कर लेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि फ्यूचर इंडिफिनिट की पहचान क्या होता है। देखो, यह पहचान बहुत ईजी है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो पहचान भी अच्छी तरह से समझ जाओगे। कंसेप्ट तो इसका थोड़ा जल्दी क्लियर होता नहीं है, इसलिए कि एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो उसमें भी कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जो पकड़ में आ जाते हैं। पहला में जैसे आएगा कोई क्रिया आएगा, ठीक है, और उसके बाद से कर्म आएगा। डू यू नो व्हाट इज क्रिया एंड कर्म इन हिंदी? ये हिंदी में मैं राइट कर दिया हूँ, अभी इंग्लिश राइट करूँ तो सबको समझ में आ जाएगा। वर्ब मीन्स क्रिया एंड ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। अंडरस्टैंड? यही होता है। और उसके बाद से क्या आएगा? अब जो भी कर्म आ रहा है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसमें क्या होगा? उसके बाद से आपको ये पहचानने के लिए गा गे गी, गा गे गी, ये वाला वर्ड आएगा। ठीक है, अब ये मत सोचना कि इंडिफिनिट में होता है क्या। जैसे प्रेजेंट का इंडिफिनिट का और पास्ट इंडिफिनिट का स्टडी किया है आप लोग, तो उसमें ता ते ती आता है ना, उसके बाद ना है वो हूँ था ते ती आता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको डायरेक्टली मिलेगा गा गे गी। ठीक है, और हो सके आप वर्ब में ही ये सब जुड़ गया हो, भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट में जुड़ गया हो, ये भी हो सकता है। बस आपको ये देखना है कि इसमें लास्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है, गा गे और गी। और कंटिन्यूअस में क्या आ रहा है? रहा होगा, ठीक है, रहे होंगे या रही होगी। तो भाई मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं आप इजीली समझ गए होंगे। बात यही है कि गा गे गी इसमें भी आएगा, गा गे गी इसमें भी आएगा, गा गे गी इसमें और इसमें भी। ठीक है, तो ये आपको फ्यूचर के लिए एक वर्ड याद कर लो ना, गा गे गी। फ्यूचर के लिए एक वर्ड याद करो, जैसे ये जो गा गे गी लिखा जा रहा है ना, बस इसको याद करोगे, ये पहचान है मेरा फ्यूचर का। बाकी क्या है, सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो, कंटिन्यूअस की, कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, आपका ये रहा रही रहे दिख रहा है ना, रहा रही रहे, ये तीनों का कंसेप्ट है, यानी कि कंटिन्यूअस का कंसेप्ट है, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कोई भी हो। यहाँ तो हम लोग के सामने फ्यूचर है, तो रहा रही रहे के साथ क्या जुड़ा हुआ है? होगा, होंगे, होगी,
गा के गी आ रहा है ना, अभी इसमें गा के गी में कौन सा सेंटेंस आप लिख रहे हो चेंज हो गया तो होने दो ना। लास्ट वाले वर्ड को देखो, यहाँ पे लास्ट वाले लेटर को क्या आ रहा है, गा के गी आ रहा है ना, रहा रही के साथ, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस नाम दे दो, क्या दिक्कत है। इसमें वही वाला पुरानी रीति रिवाज लेके चलो ना परफेक्ट का, क्या चुका होगा, चुके होंगे, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, चुकी होगी। क्या दिक्कत है यार, ये पढ़े नहीं हो, प्रेजेंट में पास्ट में नहीं पढ़े हो, चुका चुकी चुके, बट क्या जुड़ रहा है इसमें, गागे ही तो जुड़ रहा है ना, या ये ई आ गया, या ये ई, अब इसके साथ से फिर गागे की जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, बस ये वाला कंसेप्ट है। इसमें क्या है, रहा होगा, रही होंगी, रही, ठीक है, और रहे, होगा होगी होगी, इसमें जोड़ लो, यानी कि रहा होगा, ठीक है, रही होगी, या रहे होंगे, और साथ में क्या जोड़ना है, कंटिन्यूअस वाला ही तो कंसेप्ट इसमें होता है, साथ में बस समय दिखा दिया जाता है, समय ही ना इसमें दर्शा दिया जाता है, तो ऐसे हो जाता है, बोलो, समय दिखा दिया जाता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो एक बात याद रख लो, क्या याद करना है आपको, फ्यूचर में क्या होगा, गागे की बस ऐड करना है, बाकी इंडेफिनिट में फिर एक बार रिपीट कर दो, क्या हो जाता है, इंडिफिनिट में सिर्फ गागे की रहेगा, और इसमें रहा रही रहे प्लस गागे की जुड़ेगा, इसमें चुका चुकी चुके, और ये वाला होगा होगे होंगे, या गागे की बोलो ना, ऐसा ही जुड़ जाएगा, इसमें भी वही है, समय लग गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल जानना चाहते हो एग्जाम्पल के साथ, तो देखो सेंटेंस अभी मैं राइट कर रहा हूं, तो चलो इसको इरेज करके और इसके बगल बगल में राइट करके देखते हैं, इंडिफिनिट के एक सेंटेंस, फिर कंटिन्यूअस के, ठीक है, चारों को कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं। चलो वो एग्जाम्पल देखने से पहले एक टॉपिक इसमें छूट रहा था, टॉपिक भी आप यहीं पे क्लियर कर लो, ताकि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक नोट्स बना लेना है आप लोग, उसके बाद से साथ में क्या करना, एग्जाम्पल देखना। इसमें क्या राइट होता है, स्ट्रक्चर में राइट कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट राइट करो, उसके बाद से विल या शैल राइट करो, विल या शैल प्लस V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट हो गया ना। ये हो गया अफर्मेटिव का, किसका हो गया, अफर्मेटिव का। निगेटिव का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट राइट करो प्लस विल या शैल के बाद नॉट। मैं पूरा ये बताऊंगा नहीं, पूरा नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, आप थोड़ा माइंड यूज कर लोगे, सही हो जाएगा। ऐसे हो गया ना। अब ऑब्जेक्ट सॉरी इंट्रोगेटिव अगर इसमें देखना हो, जैसे देखो यहाँ पे देख लो क्या किए हो, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब विल या शैल में क्या यूज करना है, तो भैया आप दो शब्द याद करो, देखो इसमें मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ज्यादा क्यों नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊं, सब मैं ही बता दूंगा, आप भी तो मेहनत करो ना। दो शब्द है, दो शब्द के साथ क्या राइट करना है, यानी कि आई और वी के साथ क्या राइट करना है, शैल। बाकी कोई भी वर्ड आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट बन जाए, जैसे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, कोई भी सब्जेक्ट बन जाए, यहाँ पे आई और वी को छोड़ करके बाकी जो भी कुछ आएगा उसके साथ क्या यूज करोगे, विल, और सब्जेक्ट आपका आई और वी रहेगा तो शैल यूज करोगे, बोलो सही है ना। कंसेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना, बस यही है, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक और इससे मैच करना, देखो इसके पास थोड़ा स्पेस कम है, कोशिश करेंगे इतना ही हो जाए। इसमें देखो सब्जेक्ट राइट करो, उसके बाद से विल या शैल, विल या शैल प्लस बी लगेगा, इसमें बी लग गया, इसमें बी नहीं लगा था, नहीं लगा था, नहीं लगेगा, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया था, बी की कोई जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद से क्या आएगा, इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगा। आईएनजी क्यों लग रहा है, आईएनजी क्यों लग रहा है, वेरी इजी टॉपिक, रहा रही रहे है तो भाई रहा रही रहे के लिए आईएनजी लगेगा। V1 इसमें था, V1 इसमें भी हो गया, आईएनजी लग गया। एक इसमें बी नहीं था, इसमें बी बढ़ गया, यही ना है। चलो बी का एक अलग से वीडियो मेरा रहेगा, आप उसे देख लेना, बी लगता क्यों है और बी होता क्यों है, ठीक है। आईएनजी कर लिए, उसके बाद से क्या राइट कर लोगे, प्लस ऑब्जेक्ट राइट कर लिए, हो गया, ये वाला आपका टॉपिक हो गया। अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो, निगेटिव बनाना हो तो शैल और विल राइट करोगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब यही रहेगा, सेम यही कंसेप्ट रहेगा, प्लस नॉट हो जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि जो शैल और बी लग रहा है ना, उस बीचवा में निगेटिव को क्या कर दो, बैठा दो, चलो भाई निगेटिव वाला नॉट, ये एक एडवर्ब है ना, वर्ब के बाद आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ गया, इसका काम कर लिए।
बी इसके साथ नहीं है, बी सेल और विल का कोई हिस्सा नहीं है। अगर इसका हिस्सा होता ना तो इसके बाद से नाट लगता, ठीक है। बी अलग से है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट लग रहा है। अंडरस्टैंड। इसमें देखो इसमें क्या होता है, अब यहां से देखते जाना आप लोग। भारत पाकिस्तान का ये जो बॉर्डर है ना अलग अलग है। यहाँ पे 4 कंट्री दिखाई दे रहा होगा, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और एक जो बहुत खतरनाक देश होगा ना उसका नाम यहाँ ले लेना। समझ गए ना, जो भी देश का नाम आप ले सको। आपके मन में भी थोड़ा मैं देखूं कौन सा सबसे खतरनाक कंट्री आ रहा है। अब इस बीच में राइट किया जा रहा है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करोगे, फिर विल या सेल राइट करो। और विल या सेल राइट कर लिए ना, इसमें भी राइट किए थे, इसमें भी राइट किए थे। अब देखो कंसेप्ट कैसे बदल रहा है, इसमें बी नहीं लगा तो इसमें बी लगा। अब इसमें बी के जगह पे क्या यूज करना है, अब ये मत सोचना कि हैव हैज आ रहा है तो किसके साथ हैव लगाएं, किसके साथ हैज लगाएं, कुछ नहीं। एक शब्द लगाना है, क्या, हैव लगाना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ओके, विल यूज करो तभी भी उसके साथ हैव, सेल यूज करो तभी भी हैव, ठीक है। इस बी का मतलब होता है कंटिन्यूअस, और इस हैव किसको मतलब दर्शाता है, परफेक्ट को दर्शाता है। ओके, अब इसको राइट करने के बाद से V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद से क्या राइट करोगे, ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड, सही है ना। अब निगेटिव अगर इसका बनाना हो ना तो जिस तरह से यहाँ पे विल और सेल के बाद नाट लगा करके देख सकते हो आप लोग, सेल और विल के बाद नाट लगा के बी लगाए हो ना, उसी तरह से यहाँ पे सेल और विल के बाद क्या लगा के नाट लगाओगे, हैव लगाओगे। नाट लगा करके क्या करोगे, हैव लिखोगे। अंडरस्टैंड, नाट लिखोगे उसके बाद से हैव लिखोगे। बाकी फॉर्मेट यही रहेगा, जो अफर्मेटिव है ना यही फॉर्मेट बाकी रहेगा। हैव के बाद से V3 ऑब्जेक्ट, जिस तरह इसमें नॉट और बी के बाद से ING और ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे राइट करते जाएंगे। अब आ गया परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, इसको देख लेते हैं। सब्जेक्ट राइट करोगे, उसके बाद से विल या सेल राइट करोगे। अब इसमें देखो भैया हैव लगाए थे ना, तो इसमें भी हैव लगाओगे, लेकिन हैव के साथ क्या लगाओगे, बी न लगाओगे, BEEN, और उसके बाद से V1 प्लस ING, बहुत लंबा इसका स्ट्रक्चर होता है, प्लस सिंस या फार, सिंस या फार प्लस टाइम। अंडरस्टैंड, देखो इसका थोड़ा स्ट्रक्चर लंबा हो जाता है, क्या ध्यान से देख लेना, समझ लेना। सब्जेक्ट और विल या सेल के बाद से हैव लगाओगे, हैव लगाने के बाद से बीन लगाओगे, बीन लगाने के बाद से क्या करोगे, V1 ING, ठीक है। V1 ING देखो इसमें परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों जुड़ा है ना, तो दोनों का आपको मिला है। हैव मिला है ना, परफेक्ट का यहाँ में बताया था परफेक्ट हैव मिल रहा है, इसका V3 मांग रहा था, V3 इसमें लगा हुआ है। उसके बाद से क्या हो गया, कंटिन्यूअस चाहिए, कंटिन्यूअस के लिए क्या मिल गया, ING मिल गया। क्या दिक्कत है, ये दोनों से मिल करके बना है, तो दोनों का फॉर्मेशन भी तो लिया है, उसमें क्या दिक्कत है उसमें, बताओ। चलो ये तो अलग की बात है, आप ऐसे रूल समझो। सब्जेक्ट के बाद से विल या सेल, उसके बाद हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। अच्छा ये बात आ गई निगेटिव में, इसमें कैसे करेंगे, नो टेंशन यार। निगेटिव में यही वाला फॉर्मेट फिर से यूज करो ना। यहाँ पे हैव के बाद से क्या करोगे, सॉरी विल और सेल के बाद क्या करोगे, नॉट लगा दोगे। निगेटिव में क्या करना, विल और सेल के बाद नॉट लगाओगे। ओके, प्लस नॉट प्लस हैव बीन। अब ये मत सोचना कि हैव और बीन के बीचों में नॉट लगा देगा, क्यों लगाओगे यार, उन सबको छोड़ो ना, वो फ्री है सब, तो एक साथ आया है, उनको एक साथ रहने दो। यहाँ पे आप नॉट लगाओ, उसके बाद से हैव बीन लगाओ। निगेटिव आपका फॉर्मेट क्लियर हो गया। बाकी क्या है, बाकी V1 ING सिंस या फार और टाइम। ओके, और सिंस या फार की बात कर रहे हो कि किसके साथ सिंस लगेगा किसके साथ फार लगेगा, तो वो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। देखो इस खंड में आप समझ लेना कि जब डिफिनिट टाइम होगा, डिफिनिट टाइम होता है क्या है, जैसे ऐसा समय जो दोहराया ना जा सके। जैसे मान लो मैं लिख दिया यहाँ पे 2004, दोहरा लोगे क्या, 2004 दोबारा आएगा तुम्हारे जीवन में, नहीं आएगा। एक सप्ताह में अगर मंडे एक बार आ गया तो दोबारा आएगा जी, नहीं आएगा, दूसरा का सप्ताह में आएगा। एक महीने में अगर मार्च एक बार आ गया तो बताओ फिर मार्च आएगा 12 महीने में, 12 महीने में एक बार मार्च आ गया तो दोबारा आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ये सब डिफिनिट टाइम होता है। ओके, अच्छा और क्या हो गया, मान लो 2 बजे हम कर दिए, 2 बजे कर दिए, तो 2 बजे फिर 24 घंटे में एक ही बार 2 बजता है, ठीक है। अब जैसे एक बार आप दिन में सोचते हो, एक बार रात में सोचते हो ना, तो ये तो आप जानने के लिए ऐसे जान रहे हो। एक बार 2 बजता है, एक बार क्या बजता है, 13 14 बजता है, ठीक है।
तो इस तरह से होता है, ये सब डिफिनिट टाइम में काउंट किए जाते हैं। और भी ऐसे होते हैं। इंडिफिनिट टाइम में क्या होता है, इंडिफिनिट टाइम की अगर बात करें तो इसी को बना लो क्या, 2 साल 4 साल 10 साल, ठीक है, ऐसे साल कर दिए। साल ओढ़ने वाला साल नहीं है, ठंडी है तो ये मत सोचना कि ओढ़ ले। अब क्या हो गया यहाँ पे, 2 साल 4 साल 6 साल, ऐसे अगर आ गया ना तो ये क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट टाइम हो जाएगा। मंडे है यानी कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह 4 सप्ताह 6 सप्ताह, ऐसे अगर इंडिफिनिट टाइम है कि नहीं, अनिश्चित समय है यार, गिनते जाओ ना। मैं इस सप्ताह में बोल दिया कि अगले सप्ताह, अगले सप्ताह में बोला अगले सप्ताह, यार खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। और दिन उनकी बात कर रहा मंडे, अब यहाँ पे घंटे की सॉरी ये मंथ की बात है ना, मार्च आ गया, तुम कह दिए 2 महीने बाद 4 महीने बाद 6 महीने, खत्म ही नहीं होगा। फरवरी में बोलोगे 2 महीने बाद, फिर अप्रैल में बोलोगे 2 महीने बाद, ठीक है, फिर जून में 2 महीने, पता चले पूरा साल खत्म हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 2 बजे की बात कर रहा है ना, जैसे कह दिए 4 घंटे से, 4 घंटे से पढ़ रहा है यार, 4 घंटा उसका खत्म ही नहीं हो रहा है। फिर 2 घंटे बाद आया कर रहा है, फिर 4 घंटे से पढ़ रहा है, यानी कि फिर 2 घंटा बढ़ गया ना उसके लिए, 6 घंटे मान लिया जाएगा। ऐसे हो गया, समझ रहे हो ना, आप समझ रहे हो कि नहीं, कितना मतलब कैसे डिफिनिट और इनडिफिनिट होता है। तो हाँ, अब डिफिनिट के साथ आपको क्या यूज करना है, सिंस, डिफिनिट के साथ सिंस। और इनडिफिनिट जो मैं बात कर रहा था, यहाँ राइट तो नहीं किया, इधर राइट किया हूँ, थोड़ा आप नजर इस पे गड़ा देना, ठीक है। इनडिफिनिट के साथ क्या यूज करोगे, फॉर या फो आर, ऐसे यूज करना होता है इसमें, ओके। अच्छा, निगेटिव ये हो गया और अफर्मेटिव हो गया। अगर इंट्रोगेटिव की बात करोगे तो आपका सेंटेंस पूरा किससे स्टार्ट हो जाएगा, क्या से स्टार्ट हो जाएगा, अभी मैं पूरा एग्जांपल दिखाऊंगा। एग्जांपल देखने के लिए थोड़ा प्रतीक्षा करो, ठीक है। वीडियो को फॉरवर्ड करके मत देखना, पूरा अभी देखते रहना। अभी इसका इंट्रोगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव में जब आपका सेंटेंस रुके होगा, देखो इंट्रोगेटिव में अगर आपका सेंटेंस कैसे हो जाए, क्या से स्टार्ट हो रहा है ना, तो कुछ नहीं करना है, पूरे में कहीं कुछ नहीं करना है, बस एक चीज आपको पहले राइट करना है, विल या सेल, विल या सेल, अंडरस्टैंड, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट। मैं पूरे के लिए बता रहा हूं या पूरे के लिए बता रहा हूं, ये पूरे, चाहे इंडिफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ठीक है। पूरे में मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो विल या सेल पहले राइट करो, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी कुछ है, जैसे इसमें बी है तो सब्जेक्ट के बाद बी लिखोगे, उसके बाद V1 आईएनजी तो इसमें नहीं है, V1 प्लस सब्जेक्ट। अगर इसमें आ जाओ तो विल या सेल राइट करोगे, फिर सब्जेक्ट राइट करोगे, उसके बाद से बी राइट करोगे, सब्जेक्ट के बाद क्या राइट करोगे, बी। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप कॉपी कलम लेके बैठो वैसे नोट करते रहना। सब्जेक्ट के बाद क्या राइट करोगे, बी, उसके बाद V1 आईएनजी, मतलब ये पूरा कंसेप्ट यहाँ राइट करते जाओगे। अगर परफेक्ट में एंट्री कर लिए तो विल या सेल राइट करो, सब्जेक्ट उसके बाद से हैव राइट करोगे, ओके, उसके बाद ही हैव राइट करोगे सब्जेक्ट के बाद। बाकी जो भी ये फॉर्मेट है ना, V3 और ऑब्जेक्ट, ऐसे राइट कर लोगे। अगर इधर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चले जा रहे हो तो करोगे क्या, विल और सेल राइट करोगे, पहले सब्जेक्ट राइट करोगे, उसके बाद से हैव और बीन, V1 आईएनजी सिंस या फॉर प्लस टाइम, ऐसे पूरा राइट करना, अंडरस्टैंड। अगर WH फैमिली वर्ड से आ गया, जैसे कौन क्या कैसे कौन कहाँ कब, ये सब वर्ड आ गया ना, तो कुछ नहीं करना। जैसे आप इंट्रोगेटिव बना रहे थे ना, इसको बोला जाता है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, और WH फैमिली वाले को बोला जाता है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, ओके। तो इसके पहले WH फैमिली वर्ड राइट कर लो, और कुछ नहीं चेंज करना है भाई, कुछ नहीं, ना ही इसमें से एक भी वर्ड हटाना है, बस इसमें बढ़ा लेना है WH वाले को, ठीक है। क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ओके। आई होप आप लोग का ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। चलो अब मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, पूरे का एक एक दो एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। चलो देखो, जैसे अभी अभी जो इसके पहले में आप देखे हो कि पूरा स्ट्रक्चर में राइट किया था ना, पूरा स्ट्रक्चर आप सामने रख लो और उसको देखो और समझो। देखो इंडिफिनिट, ये वाला कौन सा है, इंडिफिनिट से है, ओके। तो इंडिफिनिट में होता है क्या, स्ट्रक्चर आप देखे होंगे, सब्जेक्ट विल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वह लिखा है, तो मैं बोला था उसमें आई और वी रहेगा तो सेल लगाओगे, बाकी कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो विल लगाओगे। तो आई और वी को छोड़ दिया गया ना, तो एक्सेप्ट में क्या आ गया है, ही आ गया सब्जेक्ट यहाँ पे, ओके। तो ही के साथ आप क्या राइट करोगे, विल। और प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना, किताब पढ़ेगा, वर्ब में गा गे गी जुड़ गया, ऐसे ही मैं बात कर रहा था ना, उसमें वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और गा गे गी आएगा, तो गा गे गी आ गया, ये हमारा पहचान हो गया फ्यूचर का। विल कर दिए, और पढ़ेगा का अंग्रेजी रीड कर दिए, और किताब का बुक कर दिए, ओके। ऐसे क्लियर हो गया ना जी। वह आम खा रहा होगा, देखो ये कौन सा है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, क्यों है,
क्योंकि इसमें रहा रही रहे आ गया है। तो कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर अभी आप वीडियो बैक करके देख सकते हो या नोट्स जो आप राइट कर रहे हो उसमें देख सकते हो। वह आम खा रहा होगा, तो रहा रही में क्या होगा, जैसे विल और सेल इसमें लगा है ना, बी नहीं लगा, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट विल और सेल प्लस बी आईएनजी, तो वह का अंग्रेजी ही, और उसके बाद से विल राइट कर लिए। अब कंटिन्यूअस हो तो क्या लगा लेंगे, बी। बाकी खा रहा होगा ऐसे है ना, तो खाना का अंग्रेजी ईट, और रहा रही का आईएनजी, यानी कि ईटिंग हो गया, आम का मैंगो हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। यहाँ पे क्या है, ये देखो कंटिन्यूअस है ना, ही विल बी ईटिंग मैंगो। अब ये क्या है, लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे, चुके होंगे यानी कि परफेक्ट है। कौन सा टेंस है, परफेक्ट है। सेंटेंस किससे आया है, अफर्मेटिव से आया, लेकिन परफेक्ट है। ओके, तो परफेक्ट है तो इसमें क्या होगा, विल और सेल प्लस हैव का प्रयोग करना था ना, प्लस V3, तो द बॉयज राइट कर लिए यहाँ पे, द बॉयज। अब क्या राइट करोगे, विल, और उसके बाद से हैव राइट कर लिए ना, खेल चुके होंगे, खेलना का अंग्रेजी प्ले, और इसमें V3 लगाना है तो ईडी जोड़ लिए, प्लेड हो गया, क्रिकेट हो गया। अंडरस्टैंड, बोलो कोई दिक्कत, ऐसे समझ में आ गया ना, ये हो गया। अब क्या है, चौथा सेंटेंस हमारा आ गया परफेक्ट कंटिन्यूअस से। परफेक्ट कंटिन्यूअस से देख सकते हो 2 महीने से, टाइम भी इसमें दिखा दिया, रहा रही भी दिखा दिया, आ गया कि नहीं आ गया। तो मैं 2 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, पढ़ा रहा होगा, मान लो यहाँ कर दिया मैं 2 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, ऐसे आ गया ना जी। तो आई हो गया, उसके बाद से आई के साथ क्या यूज होता है बताओ, सेल या विल, सेल लगता है ना, तो सेल लगा लिए। उसके बाद से मैं बोला था इसमें आपको कि जब परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो इसमें हैव बीन ऐड करना है, तो हैव बीन ऐड कर लिए। ये तो इसका पूरा ये समझो कि हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक साथ लगेगा, इसमें कोई कंसेशन डिस्काउंट तो बिल्कुल ही नहीं है। कि ये ना सोचना कि सर बीन हटा दे क्या या है हटा दे क्या, बहुत लंबा हो रहा है तो होने दो, पूरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा पढ़ाने की अंग्रेजी अब राइट करना है, टीचिंग। उसके बाद से ऑब्जेक्ट क्या है, पढ़ा रहा होगा ना, पढ़ रहा होगा नहीं है, पढ़ रहा होगा तब रीडिंग होगा, यहाँ पे पढ़ाना है तो टीचिंग हो गया। अंग्रेजी की बात कर रहे हो तो इंग्लिश यहाँ राइट कर लो। अब कह रहा है कि 2 महीने से, अब इसी से का मीनिंग सिंस या फॉर होता है। तो जब डिफिनिट टाइम होता है ना तो क्या हो जाता है सिंस, और इनडिफिनिट टाइम होता है तो फॉर। यहाँ पे 2 महीना, 2 महीना फिक्स है क्या, जनवरी में बोला 2 महीना, पता चला कि मार्च तक पहुंच गया, फिर 2 महीना खत्म ही नहीं हुआ, यानी कि यह स्पष्ट हो रहा है कि यह इनडिफिनिट है। फॉर 2 मंथ हो गया। अब बताओ यहाँ पे फॉर लगा लिया ना, क्यों लगा लिया है, 2 महीना हमारा डेफिनिट नहीं है। ओके, तो ये पूरा सेंटेंस हमारा जो है अफर्मेटिव में है। अगर निगेटिव की बात करें तो इसमें नहीं जुड़ेगा, मान लो सब में नहीं जुड़ेगा, चारों सेंटेंस में नहीं जुड़ेगा, तो क्या करोगे, विल के बाद नॉट लगा लोगे। ये समझना, सिर्फ यहाँ पे मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, ज्यादा सेंटेंस नहीं राइट कर सकता है। अब अगर यहाँ पे नहीं जुड़ा है इस सेंटेंस में, ये नहीं वाला वर्ड चारों के लिए मान्य होगा, यहाँ पे आपको लगाना पड़े तो यहाँ विल और बी के बीच में नॉट लगाना होगा। अगर इसमें लगाना पड़े तो विल के बाद नॉट लगाना होगा। ठीक है, तब जाके हैव राइट करना है, यानी कि विल और हैव के बीच में नॉट। अगर इसमें नॉट लगाना हो तो शैल और हैव बीन के बीच में नॉट लगाना है। ओके, ऐसे हो गया ना, बिल्कुल सही। अब एक और कंसेप्ट यहीं पे मैं बता दूं कि अगर इन चारों सेंटेंस में क्या पहले राइट कर दिया गया हो और इंट्रोगेटिव में चारों सेंटेंस हो जाए तो करना क्या है, ये वाला जो विल राइट कर रहे हो, बस विल, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट विल। ठीक है, आर हेल्पिंग वर्ब्स, दैट्स इज विल और शैल। देखो इसमें 2 ही सहायक क्रिया के रूप में काम कर रहे हैं, क्या, विल और शैल, और इसी को पहले राइट कर लेना है। क्या, यहाँ पे विल राइट कर लोगे, और जब ये विल राइट करोगे तो कैपिटल हो जाएगा और सब्जेक्ट स्मॉल हो जाएगा, बाकी नॉट जहाँ पे है वहीं पे लगा रहेगा। ऐसा ही मैं भी बस विल और सेल की बात कर रहा हूँ, नॉट वगैरह जैसे जिस जगह पे है वहीं रहेगा। इसमें भी अगर क्या से स्टार्ट हो गया तो इसमें भी विल पहले हो जाएगा और ये स्मॉल लेटर, बाकी नॉट और भी यहाँ जैसे राइट किया गया है वैसे ही रहेगा। ठीक है, क्या करना पड़ रहा है इसमें, कुछ पता भी है, केवल देख रहे हो, करना क्या पड़ रहा है समझना। यहाँ से ए वाला विल हटा करके यहाँ राइट कर दिया, तो इस विल को मैं इरेज कर दिया, कब, व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट विथ हिंदी वर्ड क्या, यानी कि जब ये इंट्रोगेटिव होगा तब। ओके, इसको हटा दिया। मान लो कि पूरा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है, तो कर क्या रहे हैं हम,
कि यहाँ पे विल राइट कर दिए और इसको क्या कर दिए, स्मॉल लेटर राइट कर दिए, हो गया ना। विल ही नॉट, अगर निगेटिव रहेगा तो नॉट विल, नहीं निगेटिव रहेगा तो सिर्फ रीड हो जाएगा। ओके, तो ऐसे पूरे में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को पहले राइट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो फ्यूचर टेंस है पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही होगी तो वीडियो को फिर से बैक करके देख लेना और कमेंट करके जरूर बताना।